बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्वालिटी एजुकेशन के प्लेटफॉर्म पे मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। ये हमारी इंग्लिश ग्रामर कोर्स की सेकंड वीडियो है और इसमें हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के सेकंड कंपोनेंट की तरफ देखेंगे विच इज़ प्रोनाउन। पिछली वीडियो में मैंने नाउन के बारे में एक तफसीली लेक्चर दिया था और उसमें तकरीबन सारी चीज़ें मैंने आपसे डिस्कस की थी, बेसिक से लेकर एडवांस तक। ये प्रोनाउन के बारे में तफसीली लेक्चर है और इस लेक्चर को सुनने के बाद आपको मज़ीद प्रोनाउन के बारे में कुछ जानने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आज का हमारा टॉपिक है प्रोनाउन, जिसे उर्दू में कहते हैं इसमें ज़मीर। चूँकि ये प्रोनाउन के बारे में तफसीली लेक्चर है तो तकरीबन इसमें मैं सारी चीज़ें कवर करूँगा। मीन्स के प्रोनाउंस की सारी टाइप्स, कंडीशन इस लेक्चर के अंदर होंगी। बहुत सारी ऐसी कंडीशन होंगी जो आपने पढ़ी होंगी, लेकिन कुछ कंडीशंस ऐसी भी होती हैं जो नॉर्मली नहीं पढ़ाई जाती या उसको इतना इम्पोर्टेंट नहीं समझा जाता। इस लेक्चर में वो सारी चीज़ें भी मैं आपको समझाऊंगा। सबसे पहले हम पढ़ेंगे पर्सनल प्रोनाउंस, जिसमें ज़ाती इसम के बारे में बात करेंगे। ये कॉमनली आपने स्कूल कॉलेजेस में पढ़ी होगी। फिर हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस की बात करेंगे, जिसमें प्रोनाउंस सेंटेंस के अंदर कैसे रिफ्लेक्ट होते हैं। फिर हम पोसेसिव प्रोनाउंस की बात करेंगे कि प्रोनाउंस कैसे मलकियत को शो करते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, जिसमें कि प्रोनाउंस सेंटेंस में किसी सिचुएशन को या किसी चीज़ को डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, जाहिर करते हैं, उसकी तरफ इशारा करते हैं। फिर हम इंटरोगेटिव प्रोनाउंस पढ़ेंगे, जिसमें कुछ ऐसे प्रोनाउंस भी होते हैं जो हम सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल करते हैं अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में। और आखिर में हम पढ़ेंगे इंडेफिनिट प्रोनाउंस, जो ऑब्वियसली काफ़ी डिटेल में है, लेकिन मैं कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे आपको दूंगा और उनके बारे में बताऊंगा। तो ये आज का हमारा एजेंडा होगा। 6 टाइप्स हैं प्रोनाउंस की, मैं आपको एग्जाम्पल्स के साथ डिटेल में समझाऊंगा। लेक्चर को पूरा देखिए, क्योंकि पार्ट्स ऑफ स्पीच इंग्लिश के बुनियादी अज्जा हैं। इनको सीखे बगैर आप इंग्लिश नहीं सीख सकते। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी के बटन को दबा दीजिए, ताकि अगर मैं इस तरह की नई वीडियोस को अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। सबसे पहले हम डेफिनेशन देखेंगे प्रोनाउंस की। क्या डेफिनेशन होती है? अ प्रोनाउन इज़ अ वर्ड दैट टेक्स द प्लेस ऑफ अ कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन। इसकी सादा सी एक तारीफ भी होती है। प्रोनाउंस आर द वर्ड्स विच आर यूज्ड इंस्टेड ऑफ नाउन्स। जो वर्ड्स नाउन्स को रिप्लेस करते हैं आप उन्हें प्रोनाउंस कहते हैं। अब ये दो चीज़ों को रिप्लेस करते हैं, इधर ये कॉमन नाउन्स को रिप्लेस करते हैं या प्रॉपर नाउन्स को रिप्लेस करते हैं। तो मैं दोनों की एग्जांपल आपको दे देता हूँ। सबसे पहले हम देखेंगे ये कॉमन नाउन्स को कैसे रिप्लेस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल सेंटेंस को देखिए आप, माई कैट इज़ वेरी क्यूट, कि मेरी बिल्ली बहुत प्यारी है। इट हैज़ ब्राउन आइज, इसकी भूरी आंखें हैं। अब आप पहले सेंटेंस में देखिए तो माई कैट आपके पास एक कॉमन नाउन है, बिल्ली एक कॉमन नाउन है। सारी दुनिया में जितनी कैट्स होती हैं आप उनके लिए वर्ड कैट ही इस्तेमाल करते हैं, तो ये कॉमन नाउन हुआ। लेकिन अगर आप सेकंड सेंटेंस में देखें तो आपने कैट की जगह इट इस्तेमाल किया, जो कि प्रोनाउन कहलाता है। तो ये वर्ड इट कैट को रिप्लेस कर रहा है, तो इट मीन्स तो जो नाउन को रिप्लेस करता है उसे हम क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं। अब मैं थोड़ा सा आपको इसकी अहमियत के बारे में बताता हूँ। जब हम डिटेल देखते हैं या जब किसी चीज़ को डिस्क्राइब करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप अगर प्रोनाउन का इस्तेमाल ना करें, आप कहें माई कैट इज़ वेरी क्यूट, आप सेकेंड सेंटेंस में कहेंगे माई कैट हैज़ ब्राउन आइज, फिर आप फर्दर डिस्क्राइब करेंगे माई कैट इज़ वाइट एंड ब्राउन इन कलर, फिर आप कहेंगे माई कैट इज़ वेरी नॉटी, और आप कहेंगे माई कैट लाइक्स फिश। अब इन सारे सेंटेंसेस में आप देखें तो आपने कैट इस्तेमाल किया, लेकिन ये बड़ा अजीब सा लगता है कि हर एक में आप कह रहे हैं मेरी बिल्ली मेरी बिल्ली मेरी बिल्ली। ये कोई सेंस नहीं बनाता, तो ये गलत तरीका होता है। क्योंकि अगर आप ग्रामर के कंपोनेंट्स को देखें तो वहाँ पे जितनी नाउन की अहमियत होती है उतनी प्रोनाउन की अहमियत भी होती है। तो आप मुख्तलिफ जगह पे नाउन्स को प्रोनाउन से रिप्लेस कर सकते हैं। प्रोनाउंस का इस्तेमाल नाउन से ज़्यादा होता है। तो इसको अगर आप इफेक्टिवली बनाएंगे, सही इंग्लिश की सेंस में बनाएंगे, तो आप इसे ऐसे बनाएंगे, माई कैट इज़ वेरी क्यूट, मेरी बिल्ली बहुत प्यारी है। इट हैज़ ब्राउन आइज, इट इज़ वाइट एंड ब्राउन इन कलर, इट इज़ वेरी नॉटी, ये बहुत शरारती है। इट लाइक्स फिश, इसे मछली पसंद है। तो आप देखें आपने माई कैट को शुरू में इस्तेमाल किया, अब हर जगह उसकी जगह आपने इट इस्तेमाल किया। तो ये जो इट आपने कैट की जगह इस्तेमाल किया, ये क्या है? ये प्रोनाउन कहलाते हैं। अब आप इसे इट इस्तेमाल करते हैं। हाउएवर जब आप पैराग्राफ को चेंज करें तो वहाँ अगेन आप नाउन को इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अगेन माई कैट का वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन एक पैराग्राफ के अंदर आपको उनकी जगह प्रोनाउन का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। तो ये होता है सही तरीका इस्तेमाल करने का, जो कि ग्रामेटिकली भी करेक्ट होता है और सेंस भी बनाता है। अब हम बात करते हैं प्रॉपर नाउन्स की, कि ये प्रॉपर नाउन को कैसे रिप्लेस करते हैं। अब प्रॉपर नाउन तो आपको पता है किन्हें कहते हैं, पिछले वीडियो में मैंने आपको समझा दिया है। ऐसे नाउन जो कि ख़ास होते हैं, जैसे पर्टिकुलर पर्सन, पर्टिकुलर प्लेस और पर्टिकुलर थिंग। कोई ख़ास शख्स, कोई ख़ास चीज़ या ख़ास जगह का नाम।
फॉर एग्जाम्पल अगेन मैं पिछली वीडियो से पिक्चर आपको ला के दिखाता हूँ। हैरी पॉटर, ये हमारे पास एक एक्टर है। आप कहते हैं हैरी पॉटर इज एन एक्टर। अब हैरी पॉटर क्या आपका, ये है प्रॉपर नाउन, क्योंकि एक्टर की जगह आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर सेकंड में आप कहते हैं ही प्लेड कैरेक्टर इन मूवीज, कि उसने मूवी में कैरेक्टर किए, किरदार अदा किए, मुख्तलिफ किरदार उसने मूवीज में अदा किए। तो आप देखिए ये हैरी पॉटर आपका क्या हुआ, ये प्रॉपर नाउन हो गया और ही आपका क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया। तो अब जहां भी आप हैरी पॉटर का वर्ड इस्तेमाल करना चाहेंगे आप उसकी जगह ही इस्तेमाल करेंगे और डिस्क्राइब करते जाएंगे। इसी तरह अगर कोई लड़की होगी, फीमेल एक्ट्रेस होगी, तो आप उसकी जगह शी इस्तेमाल करेंगे। और अगर ज़्यादा लोग होंगे, 2-3 लोगों के नाम होंगे, तो आप उनकी जगह दे इस्तेमाल करेंगे। सो दिस इज हाउ प्रोनाउंस आर वेरी इंपॉर्टेंट इन सेंटेंस। अब प्रोनाउंस की काइंड्स तो आपको पता है आपके सामने, तो हम बारी बारी एक एक को पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे पर्सनल प्रोनाउंस। ये क्या होते हैं? तो पर्सनल प्रोनाउंस जो होते हैं ये किसी पर्सन के बारे में बताते हैं, शख्स के बारे में बताते हैं। ये 3 तरह के अशखास होते हैं। पीपल के बारे में बताते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। अब मैं तीनों की आपको यहाँ डेफिनेशन बता देता हूँ आसान अल्फाज में। द पर्सन हु इज स्पीकिंग इज कॉल्ड फर्स्ट पर्सन। जो शख्स बोल रहा है इसे फर्स्ट पर्सन कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल इस वक्त मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, तो मैं फर्स्ट पर्सन हूँ। द वन स्पोकन टू इज कॉल्ड द सेकंड पर्सन। जिससे बात की जाती है वो सेकंड पर्सन कहलाता है। अब आप लोग सुन रहे हैं, सब लोग बैठे हुए, तो आप सेकंड पर्सन हैं। आप में अगर एक शख्स बैठा हुआ सुन रहा है तो आप सेकंड पर्सन सिंगुलर हैं, और अगर बहुत सारे लोग सामने आप बैठे हुए हैं तो आप सेकंड पर्सन प्लूरल हैं। लेकिन मैं आपके लिए वर्ड यू ही इस्तेमाल करूंगा सबके लिए। द वन स्पोकन अबाउट इज कॉल्ड थर्ड पर्सन। जिसके बारे में बात की जाती है उसे आप थर्ड पर्सन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं बात कर रहा था, फर्स्ट पर्सन हुआ, आप सुन रहे थे, सेकंड पर्सन हुए। हमने बात की हैरी पॉटर के बारे में या किसी के बारे में, तो वो हो गया थर्ड पर्सन। तो जिसके बारे में बात की जाती है वो थर्ड पर्सन कहलाता है। अब जब हम पर्सनल प्रोनाउंस की बात करते हैं तो हम पर्सनल प्रोनाउन को 2 वे में इस्तेमाल करते हैं। हम उन्हें एज ए सब्जेक्ट भी इस्तेमाल करते हैं और एज एन ऑब्जेक्ट भी इस्तेमाल करते हैं। अब आप इन 2 वर्ड्स को समझिए। सब्जेक्ट सेंटेंस के अंदर वो होता है जो एक्शन परफॉर्म करता है। फॉर एग्जाम्पल इस वक्त मैं सब्जेक्ट हूँ क्योंकि मैं लेक्चर दे रहा हूँ, मैं काम करने वाला हूँ, और आप लोग सुनने वाले क्या हैं, ऑब्जेक्ट हैं, क्योंकि आप लोगों पे काम हो रहा है। तो प्रोनाउन जो होते हैं वह सब्जेक्ट भी इस्तेमाल होते हैं और एज ऑब्जेक्ट भी इस्तेमाल होते हैं। लेकिन उनके लिए क्या वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं वो मैंने आपके सामने तर्जुमे के साथ रखे हुए हैं, आप इन्हें देखिए। अगर फर्स्ट पर्सन सिंगुलर होगा आपके पास सब्जेक्ट, तो उसके लिए आप इंग्लिश में आई इस्तेमाल करेंगे, और ऑब्जेक्ट के तौर पर आप उसकी जगह मी इस्तेमाल करेंगे। दोनों का मतलब होता है मे। सेकंड पर्सन सिंगुलर, सेकंड पर्सन आप लोग हैं, तो आप में से अगर एक शख्स है तो एज ए सब्जेक्ट हम यू इस्तेमाल करेंगे और एज ए ऑब्जेक्ट भी हम यू ही इस्तेमाल करेंगे। अगर हम थर्ड पर्सन सिंगुलर की बात करते हैं, फॉर एग्जांपल हम एक दूसरे से बात कर रहे हैं और हम ही की बात कर रहे हैं, या शी के बारे में बात कर रहे हैं, या इट के बारे में बात कर रहे हैं। अगर हम किसी एक के बारे में बात कर रहे हैं तो हम कहेंगे थर्ड पर्सन सिंगुलर। अगर हम लड़के के बारे में बात कर रहे हैं तो उसके लिए सब्जेक्ट ही इस्तेमाल करेंगे और ऑब्जेक्ट हिम इस्तेमाल करेंगे। और अगर हम लड़की के बारे में बात कर रहे हैं तो हम उसके लिए सब्जेक्ट के तौर पर शी इस्तेमाल करेंगे, और अगर हम ऑब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं तो हर इस्तेमाल करेंगे। और अगर बेजान चीज़ों को डिस्क्राइब कर रहे हैं या जानवरों के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे थोड़ी देर पहले हमने कैट का जिक्र किया, तो उनके साथ हम प्रोनाउन इट इस्तेमाल करेंगे, सब्जेक्ट के तौर पर भी और ऑब्जेक्ट के तौर पर भी। अब बात करते हैं प्लूरल की। अगर फर्स्ट पर्सन प्लूरल होगा, जैसे वी, फॉर एग्जाम्पल यहाँ लेक्चर देने वाला, समझाने वाला 2 लोग हैं या ज़्यादा लोग हैं, तो मैं उसके लिए वी इस्तेमाल करूँगा आई की जगह। तो एज ए सब्जेक्ट हम वी इस्तेमाल करेंगे और एज ए ऑब्जेक्ट हम अस इस्तेमाल करेंगे, यू एस अस। ये हमको ज़ाहिर करेगा। अगर आप सेकंड पर्सन प्लूरल की बात करें, जैसे आप लोग, तो अगर आप लोग ज़्यादा हैं तो हम उसके लिए भी यू ही इस्तेमाल करेंगे एज ए सब्जेक्ट, और एज ए ऑब्जेक्ट भी आप यू ही इस्तेमाल करेंगे। और थर्ड पर्सन प्लूरल जैसे दे, फॉर एग्जाम्पल हम किसी के बारे में बात कर रहे हैं, लड़की के बारे में, लड़के के बारे में या जानवरों के बारे में, तो आप उनके लिए एज ए सब्जेक्ट दे इस्तेमाल करेंगे। तो ये तो मैंने जैसे आपको टेबल समझा दिया। अब ये इस्तेमाल कैसे करेंगे इसका तरीका आगे वो मैं आपको भी बता देता हूँ। अब हमने 2 चीज़ें देखी यहाँ पे जिक्र की। हमने कहा कि पर्सनल प्रोनाउन एज ए सब्जेक्ट भी इस्तेमाल होते हैं और एज ए ऑब्जेक्ट भी इस्तेमाल होते हैं। सब्जेक्ट वो होता है सेंटेंस के अंदर जो काम कर रहा होता है, और ऑब्जेक्ट वो होता है जिस पे काम किया जा रहा होता है। सो लेट्स लुक वन बाय वन, एक एक को देखते हैं।
सबसे पहले हम सब्जेक्ट प्रोनाउन की बात करते हैं। अब आप समझ गए होंगे ऐसे प्रोनाउन जो एज ए सब्जेक्ट इस्तेमाल होते हैं, हम उनके बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ 5 मैंने टिपिकल एग्जाम्पल्स आपके सामने रखी हैं। अब इन 5 सेंटेंसेस को आप देखिए, इसमें हमने इस्तेमाल किए हैं सब्जेक्ट प्रोनाउंस। कहाँ पे हैं ये देख लीजिए, ये सब्जेक्ट प्रोनाउन आपको ब्लू में नजर आ रहे होंगे। अब मैं आपको एक एक सेंटेंस के बारे में समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आप पहले सेंटेंस को देखिए, दिस इज माई ब्रदर, ये मेरा भाई है। ही इज अ डॉक्टर, वो एक डॉक्टर है। अब आपने भाई की जगह ही इस्तेमाल किया और ही एज अ सब्जेक्ट इस्तेमाल किया। बाय द वे आपने ही इज अ डॉक्टर, यहाँ पे डॉक्टर काम करने वाला आदमी है और वो कौन है, ही है। सेकंड की तरफ देखिए, आई हैव अ ब्रदर एंड 3 सिस्टर्स, मेरा एक भाई और 3 बहनें हैं। आई, मैं, तो एज अ सब्जेक्ट आप क्या करेंगे, आई ही इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह यहाँ ज्यादा की बात आ गई, थर्ड पर्सन प्लूरल की आप बात कर रहे हैं। दे आर जिम, सारा एंड जेनिफर, वो जिम, सारा और जेनिफर हैं। तो आपने इन तीनों के लिए सब्जेक्ट दे को इस्तेमाल किया। इस तरह अगर आप नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ देखिए, मेरे पास एक कुत्ता है, इसका नाम टॉमी है। आई हैव अ डॉग, अब यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, आई है। इट इज कॉल्ड टॉमी, उसका नाम टॉमी है। अब आप देखिए तो टॉमी क्या है, ये प्रॉपर नाउन है। कुत्ता, डॉग कॉमन नाउन था क्योंकि बहुत सारे डॉग्स हैं सारी दुनिया में, लेकिन उस डॉग का एक खास नाम है टॉमी, तो वह प्रॉपर नाउन बन गया। इसलिए मैंने इसका पहला लेटर कैपिटल लिखा। और डॉग की जगह आपने प्रोनाउन क्या इस्तेमाल किया, इट इस्तेमाल किया। आई हैव अ डॉग, इट इज कॉल्ड टॉमी। लास्ट सेंटेंस की तरफ देखिए, माई फैमिली एंड आई लिव इन अ बिग हाउस, मैं और मेरी फैमिली एक बड़े घर में रहते हैं। अच्छा, ये पूरा एक सब्जेक्ट है, माई फैमिली एंड आई। आई आपने अपने लिए प्रोनाउन इस्तेमाल किया और अपनी फैमिली के साथ में जिक्र किया। लिव इन अ बिग हाउस, एक बड़े घर में रहते हैं, तो यहाँ भी एज ए सब्जेक्ट प्रोनाउन आपने इस्तेमाल किया। तो आपको समझ में आ गई होगी कि सब्जेक्ट प्रोनाउन क्या होते हैं, जो सेंटेंस के अंदर एज ए सब्जेक्ट काम करते हैं। मीन्स के सेंटेंस के अंदर जो रियल काम करने वाले होते हैं उन्हें आप सब्जेक्ट प्रोनाउंस कहते हैं। अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस की। ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस क्या होते हैं आप समझ गए होंगे, ऐसे प्रोनाउन जो सेंटेंस में एज ए ऑब्जेक्ट काम करते हैं, आप उन्हें ऑब्जेक्ट प्रोनाउन कहते हैं। और ऑब्जेक्ट आप किन्हें कहते हैं, जिन पे सेंटेंस में काम किया जा रहा होता है उन्हें आप ऑब्जेक्ट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये देख लीजिए, 5 सेंटेंसेस मैंने आपके सामने रखे हैं। अब इनमें देखें ऑब्जेक्ट प्रोनाउन कहाँ पे हैं, ये है। इंडिविजुअली एक एक सेंटेंस की तरफ देखते हैं। गुड बाय फ्रेंड्स, आई विल सी यू लेटर, खुदा हाफिज दोस्तों, अलविदा दोस्तों, मैं आपसे बाद में मिलता हूँ। अब इसमें देखिए, यू ऑब्जेक्ट प्रोनाउन के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। किन लोगों के लिए, उन बहुत सारे दोस्तों के लिए। आई विल सी यू लेटर, यहाँ पे आई क्या था, आपका सब्जेक्ट था, सी आपका वर्ब हो गया, और यू एज ऑब्जेक्ट प्रोनाउन आपने इस्तेमाल किया। सेकेंड सेंटेंस में आप देखिए, गिव दिस बुक टू मी, ये किताब मुझे दो। आप किसी से कह रहे हैं गिव दिस बुक टू मी, आप इसे ऐसे नहीं कहेंगे गिव दिस बुक टू आई, क्योंकि आई मैं के लिए इस्तेमाल होता है और मी मुझे के लिए आप इस्तेमाल करते हैं, या मैं के लिए इस्तेमाल करते हैं एज ए ऑब्जेक्टिव। सो गिव दिस बुक टू मी। थर्ड सेंटेंस देखिए, पिक अप योर टॉयज एंड पुट देम अवे, अपने खिलौने उठाओ और इन्हें दूर रखो। अब यहाँ देम जो है वो क्या है, एज ए ऑब्जेक्ट प्रोनाउन इस्तेमाल हुआ है। किन के लिए इस्तेमाल हुआ है, बेजान चीज़ों के लिए, बहुत सारे खिलौनों के लिए। फोर्थ सेंटेंस की तरफ देखिए, जिम एंड जेनिफर मॉम इज वेटिंग फॉर यू, जिम और जेनिफर माँ आपका इंतज़ार कर रही हैं। अब यू किसको जाहिर कर रहा है, ये जिम और जेनिफर को जाहिर कर रहा है, तो ये आपने एज ऑब्जेक्ट प्रोनाउन इस्तेमाल किया। इसी तरह टीचर कॉल जिम, टीचर ने जिम को बुलाया टू आस्क हिम अ क्वेश्चन, उसे सवाल पूछने के लिए। हिम, अब ही का ऑब्जेक्ट प्रोनाउन क्या था, आपको याद होगा, हिम, क्योंकि जिम लड़का है। पर्सनल प्रोनाउंस हमने पढ़ लिए। अब हम देखेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। रिफ्लेक्सिव नाम से जाहिर है रिफ्लेक्ट होना, किसी चीज़ की तरफ इशारा करना, सेंटेंस की तरफ रिफ्लेक्ट करना। सो लेट्स लुक एट द डेफिनेशन फर्स्ट। पहले डेफिनेशन की तरफ देखिए, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस आर वर्ड्स दैट रेफर टू द नाउन और प्रोनाउन दैट इज द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो है ऐसे अल्फाज होते हैं जो नाउन या प्रोनाउन का सेंटेंस के अंदर हवाला देते हैं, उनके बारे में बताते हैं कि वो परफॉर्म कर रहे हैं एक्शन को। ये कुछ मैंने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस आपके सामने रखे हैं, आसान वे में मैंने सारे समराइज करके यहाँ डाल दिए।
पहले इन्हें पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद हम इनको सेंटेंसेस में देखते हैं कैसे रिफ्लेक्ट होते हैं। अच्छा, यहाँ मैंने लेजेंड के तौर पर इस्तेमाल किए एस पी सब्जेक्ट प्रोनाउन के लिए और ओ पी ऑब्जेक्ट प्रोनाउन के लिए। शॉर्ट में मैंने लिखा है, आप देखें तो टेबल के अंदर हर जगह एस पी ओ पी लिखा हुआ है। अगर मैं ये पूरे सब्जेक्ट प्रोनाउन ऑब्जेक्ट प्रोनाउन लिखता तो टेबल पूरा भर जाता, सो इट कुड क्रिएट अ कन्फ्यूजन। तो उसको मैंने दूर करने के लिए इनको एब्रिविएशन की शक्ल में मैंने नीचे लिख दिया। सो लेट्स लुक एट द फर्स्ट वन। सबसे पहले हम बात करते हैं सिंगुलर पर्सनल प्रोनाउन की। तो हमारे पास सिंगुलर पर्सनल प्रोनाउन अगर होता है आई या मी, आई के आगे एस पी लिखा हुआ मीन्स सब्जेक्ट प्रोनाउन और मी के साथ ओ पी लिखा हुआ मीन्स ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। ऑब्वियसली आई का ऑब्जेक्ट प्रोनाउन तो मी था। अगर ये दोनों सेंटेंस के अंदर होते हैं तो इनके साथ आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन माई सेल्फ को इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह अगर आपके पास यू होगा एज अ सिंगुलर पर्सनल प्रोनाउन दोनों सूरतों में, तो आप उनके साथ योर सेल्फ लगाएंगे। और अगर ही या हिम होंगे तो आप उनके साथ हिम सेल्फ लगाएंगे। अगर शी या हर होगी तो आप उनके साथ हर सेल्फ लगाएंगे। अगर इट होगा, बेजान चीज़ें होंगी, सिंगल होंगी, तो आप उनके साथ इट सेल्फ लगाएंगे। अगर वी अस ये होंगे तो आप इनके साथ आवर सेल्व्स लगाएंगे। अगर यू होगा एज ए प्लूरल तो आप उसके साथ योर सेल्व्स लगाएंगे। अगर दे या देम होगा तो आप उनके साथ देम सेल्व्स का इस्तेमाल करेंगे। अब हम देखते हैं इनकी एग्जाम्पल्स, जहाँ आपको मैं रियली दिखाऊंगा कि कैसे लगते हैं। अब इन 5 सेंटेंसेस की तरफ देखिए। अब इनमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहाँ पे हैं जो सब्जेक्ट की तरफ रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। सो ये हैं आपके सारे, माई सेल्फ, आवर सेल्व्स, हर सेल्फ, योर सेल्व्स एंड देम सेल्व्स। अब इंडिविजुअली एक एक सेंटेंस की तरफ देखते हैं। आई कुक दिस चिकन माई सेल्फ, मैंने इस मुर्गी को खुद पकाया, ये मैंने चिकन खुद पकाया। अब देखिए माई सेल्फ किसको रिफ्लेक्ट कर रहा है, आई को रिफ्लेक्ट कर रहा है कि मैं इसके ये बताना चाह रहे हैं कि मैंने पकाया, खुद पकाया है। आई कुक दिस चिकन माई सेल्फ। आप समझ गए होंगे, आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जहाँ भी आप आई इस्तेमाल करेंगे, अगर किसी चीज़ में आप अपनी अहमियत बताना चाह रहे हैं, आप माई सेल्फ इस्तेमाल करेंगे। ये मैंने खुद बनाया, आई मेड इट माई सेल्फ। मैंने खुद पकाया, आई कुक्ड इट माई सेल्फ। मैं खुद लेकर आया हूँ, आई ब्रॉट माई सेल्फ। सेकेंड सेंटेंस की तरफ देखिए, वी ऑर्गेनाइज द प्रोग्राम बाय आवरसेल्व्स। अब यहाँ ज़्यादा लोगों की बात कर रहे हैं। वी मीन्स हम लोगों ने क्या किया, ये प्रोग्राम खुद ऑर्गेनाइज किया। तो आप वी के साथ फिर आवरसेल्व्स लगाएंगे, माई सेल्फ तो नहीं लगा सकते, वो तो खुद के लिए आता है। वी के साथ क्या लगाएंगे, आवरसेल्व्स लगाएंगे। तो यहाँ आवरसेल्व्स रिफ्लेक्ट कर रहा है किसको, वी को। वी ऑर्गेनाइज द प्रोग्राम बाय आवरसेल्व्स, हमने प्रोग्राम खुद तरतीब दिया। थर्ड में देखिए, शी हैज़ हर्ट हरसेल्फ, उसने खुद को तकलीफ दिया, उसने खुद को जख्मी कर दिया। मे बी बिकॉज शी वाज केयरलेस अबाउट समथिंग, यू नो, तो उसने अपने आप को क्या किया, हर्ट कर दिया। शी हैज़ हर्ट हरसेल्फ, उसने खुद को तकलीफ दी। अब यहाँ हर्ट सेल्फ किसको रिफ्लेक्ट कर रहा है, शी को रिफ्लेक्ट कर रहा है। अब सेंटेंस नंबर 4 की तरफ आप देखिए, बॉयज प्लीज कम इन एंड फाइंड सीट योरसेल्व्स। लड़कों बराह करम अंदर आओ और अपनी नशिस्तें या अपनी सीटें खुद तलाश करो। अब योरसेल्व्स किसको रिफ्लेक्ट कर रहा है, बॉयज़ को, लड़कों को। नेक्स्ट सेंटेंस में कहते हैं कि माई चिल्ड्रन आर टू यंग टू लुक आफ्टर देमसेल्फ, मेरे बच्चे खुद की देखभाल नहीं कर सकते। मीन्स कि अभी वो बहुत यंग हैं, बहुत छोटे हैं कि वो अपनी देखभाल खुद नहीं कर सकते। सो देमसेल्व्स किसको रिफ्लेक्ट कर रहा है, चिल्ड्रन को, बच्चों को जो कि ज़्यादा हैं। तो ये था आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। आपको समझ तो आ गया होगा, एटलीस्ट अगर सेंटेंस में किसी जगह रिफ्लेक्ट होते हैं, आते हैं, तो आप उनको पहचान तो सकेंगे। अब हम बात करते हैं पोसेसिव प्रोनाउंस की, मलकियती इसमें ज़मीर, जिसमें मलकियत को शो करते हैं, आप अपनी पोजीशन को शो करते हैं। अब मलकियत को शो करने के लिए भी कुछ इस तरह के वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं एज ए प्रोनाउन, या उनकी कंडीशंस वो मैंने यहाँ बिल्कुल छोटी समरी की शक्ल में लिख दी हैं। आप इनको एक दफ़ा देख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास अगर सिंगुलर पर्सनल प्रोनाउन है जैसे आई और मी, तो आप उसके लिए माइन का वर्ड इस्तेमाल करेंगे। आप कहेंगे दिस इज़ माइन, ये मेरा है, तो ये मलकियत को शो कर रहा है। इसी तरह आगे यू है तो आप उसके लिए योर्स इस्तेमाल करेंगे। ही और हिम होंगे तो आप उनके लिए हिज इस्तेमाल करेंगे। शी और हर होंगे तो आप उनके लिए हर्स इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह अगर आप प्लूरल की बात करते हैं, प्लूरल पर्सन प्रोनाउन, तो आपके पास प्लूरल पर्सनल प्रोनाउन होते हैं वी, हम, अस भी हम के लिए इस्तेमाल होता है। आप उनकी जगह आवर्स इस्तेमाल करेंगे, यू योर्स इस्तेमाल करेंगे। दे या देम आएंगे तो आप उनकी जगह देयर्स को इस्तेमाल करेंगे। तो ये पोसेसिव प्रोनाउंस होते हैं जिन्हें आप प्रोनाउंस के साथ इस्तेमाल करते हैं। कैसे इस्तेमाल करते हैं, आइए सेंटेंसेस में देखते हैं। अगेन हियर आर द 5 sentences फॉर यू गाइस।
जस्ट लुक वन बाय वन, एक एक करके देखते हैं। पहला तो बहुत ही सिंपल है, ये आपके सारे प्रोनाउंस हैं जो मैंने हाईलाइट कर दिए हैं। अब हम देखते हैं इनको ये कैसे इस्तेमाल हुए हैं। दिस पेन इज़ माइन, ये कलम मेरा है, तो माइन का मतलब हुआ मेरा। दिस सीट इज़ माइन, ये सीट मेरी है, ये नशिस्त मेरी है। एंड दैट वन इज़ हिज, और ये उसकी है। अब देखिए यहाँ पे आपने दो इस्तेमाल कर लिए पोसेसिव प्रोनाउन। माइन मेरी मलकियत को शो कर रहा है, हिज उसकी मलकियत को शो कर रहा है। अगर लड़की होती तो यहाँ आप हर्स इस्तेमाल करते। थर्ड सेंटेंस की तरफ देखें। आई हैव माई टॉर्च, मेरे पास मेरी टॉर्च है। हैव यू लॉस्ट योर्स जिम, क्या तुमने अपनी खो दी है जिम। अब यहाँ योर्स का क्या मतलब है, ये पोजीशन को शो कर रहा है, मलकियत को शो कर रहा है। क्या है मलकियत, जिम की टॉर्च। हैव यू लॉस्ट योर्स जिम, क्या तुमने अपनी टॉर्च खो दी है जिम। अब देखिए आप इसे ऐसे भी कह सकते थे, हैव यू लॉस्ट योर टॉर्च जिम, क्या तुम अपनी टॉर्च खो चुके हो जिम। लेकिन आपने उसकी जगह योर्स इस्तेमाल किया, ये एक प्रोनाउन हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस को देखिए। जेनिफर हैज़ लॉस्ट हर बैग, जेनिफर अपना बैग खो चुकी है। इज़ द बैग हर्स, क्या ये बैग उसका है। फॉर एग्जाम्पल कहीं बैग पड़ा हुआ था, आपने देख लिया, आपको याद आया हाँ जेनिफर का बैग तो खो गया था, लेकिन ये जो बैग पड़ा हुआ क्या वो उसका है। तो आप उसका मीन्स लड़की का, जेनिफर का, तो आप उसके लिए पोजेसिव प्रोनाउन हर्स इस्तेमाल करेंगे। लास्ट सेंटेंस की तरफ देखिए। वी हैव हैड आवर डिनर बट दे हैवंट हैड देयर्स, कि हम लोगों ने अपना खाना खा लिया, हमने डिनर कर लिया है, लेकिन उन्होंने अभी तक उनका खाना नहीं खाया, मीन्स कि उन्हें अभी तक खाना नहीं मिला। तो देयर्स किनको जाहिर कर रहा है, उनको जाहिर कर रहा है। वी हैव हैड आवर डिनर बट दे हैवंट हैड देयर्स, लेकिन उन्होंने अपना नहीं खाया। तो ये आपके हो गए पोजेसिव प्रोनाउंस। अगर किसी भी जगह आ जाते हैं, रिफ्लेक्ट होते हैं, किसी एग्जाम दे रहे हैं आप, या कहीं आपसे कोई पूछता है पोजेसिव प्रोनाउंस क्या होते हैं, तो आप सेंटेंस में आराम से बता सकते हैं, माइन, हिज, हर्स, योर्स, देयर्स। फोर्थ हमारे पास है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस वो प्रोनाउंस होते हैं जो चीज़ों को डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, बताते हैं। अब डेमोन्स्ट्रेट का मतलब क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल कोई आपसे कहता है कि इस मशीन को या इस चीज़ को हम इस तरह इस्तेमाल करते हैं, आप कहते हैं यार मुझे डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाओ, मीन्स कि मुझे सारे स्टेप्स करके दिखाओ, तो उसे कहते हैं डेमोन्स्ट्रेट करना। तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस वो होते हैं जो चीज़ों को डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, उनके बारे में बताते हैं, इशारा करते हैं। ये 4 डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस होते हैं, बहुत ही आसान है, ये तो आप बचपन से सुनते हुए आ रहे होंगे। दिस ये के लिए इस्तेमाल होता है, दैट वो के लिए, दूर की चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है लेकिन एक चीज़ के लिए। दीज करीब की चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है लेकिन ज़्यादा के लिए। दोज दूर की चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है और ज़्यादा के लिए। तो इन्हें भी हम सेंटेंस के अंदर इस्तेमाल करते हैं, देखते हैं कैसे रिफ्लेक्ट होते हैं। अब इन सेंटेंसेस को देखिए, यहाँ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहाँ इस्तेमाल हुए हैं, ऑब्वियसली ये इस्तेमाल हुए हैं, बिल्कुल आपके सामने हैं। अब एक एक सेंटेंस की तरफ देखते हैं। दिस इज़ माई स्कूल, ये मेरा स्कूल है। दिस ये, एक करीब। दैट इज जिम्स हाउस, वो जिम का घर है। अब दैट किसके लिए इस्तेमाल हुआ है, वो, क्योंकि वो दूर था, आपने इशारा करके बताया दैट इज जिम्स हाउस। अब जिम के साथ एपोस्ट्रॉफी एस लगा हुआ है, इसका मतलब है जिम की मलकियत। और एपोस्ट्रॉफी एस जो है ये नाउन के अंदर पोजीशन को शो करता है, जो मैंने आपको पिछले लेक्चर में पढ़ाया है। अगर मेरे नाउन का लेक्चर आपने नहीं देखा तो उसे भी प्लीज़ ज़रूर देखिए ताकि आपकी बेसिक्स क्लियर हो जाएं। थर्ड सेंटेंस की तरफ देखिए। व्हाट आर दीज, ये क्या हैं, मीन्स आप करीब की चीज़ों के बारे में पूछ रहे हैं, करीब बहुत सारी चीज़ें पड़ी हैं, आप पूछते हैं व्हाट आर दीज, ये क्या हैं। दीज आर यूटेंसिल्स, ये बर्तन हैं, आपने बताया ये बर्तन हैं। अब देखिए दोनों में दीज इस्तेमाल हुआ है, ये क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। सेंटेंस नंबर 4 को देखिए। व्हाट आर दोज, वो क्या हैं। फॉर एग्जाम्पल कुछ चीज़ें दूर पड़ी हैं, आप उससे पूछते हैं व्हाट आर दोज, वो क्या हैं, तो जवाब देते हैं दोज आर चेयर्स, वो कुर्सियाँ हैं। तो वहाँ भी आप दोज इस्तेमाल करेंगे। इस तरह इज़ दिस योर्स, क्या ये तुम्हारा है। अगेन देखिए आप योर्स की जगह कुछ भी कह सकते हैं। इज़ दिस हर्स, क्या ये उसका है। इज़ दिस हिज, क्या ये उसका है। नो दैट्स नॉट माइन, नहीं ये मेरा नहीं है। दैट्स नॉट माइन, दैट इज़ नॉट माइन, आपने उसके साथ एपोस्ट्रॉफी एस लगा दिया, लेकिन यहाँ दिस एंड दैट एज ए डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन इस्तेमाल हुए। मेरे ख्याल से ये आपको क्लियर हो गया होगा। सेंटेंस में किसी जगह आते हैं तो आप आराम से इनको आइडेंटिफाई कर लेंगे, आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बढ़ते हैं नंबर 5 की तरफ, इंटरोगेटिव प्रोनाउंस। इंटरोगेटिव का मतलब होता है सवाल करना, सवालिया अंदाज। तो ऑब्वियसली ऐसे प्रोनाउंस होते हैं जो सवाल करने के लिए इस्तेमाल होते हैं।
तो वो कौन से होते हैं? इंटरोगेटिव प्रोनाउंस आर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस। सवाल पूछने के लिए जो प्रोनाउन आप लोग इस्तेमाल करते हैं वो इंटरोगेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। ऑब्वियसली ये 5 तो आप कॉमनली आपको पता होंगे, लेकिन मैं यहाँ थोड़ा सा आपको डिटेल में बताऊंगा, तो आप जरा इसको गौर से सुनिएगा। हु कौन, हुम किसे, विच कौन सा, हुज किसका, व्हाट क्या। एक चीज़ याद रखिएगा, प्रोनाउंसिएशन में अक्सर लोग वी और डब्ल्यू में डिफरेंस नहीं कर पाते। मैं पिछले 10 साल से मुल्क से बाहर हूँ, लेकिन मैंने बहुत सारे एशियन लोग ऐसे देखे हैं, पाकिस्तानी, इंडियन, इस तरह के दूसरी कंट्रीज़ के लोग जो वी और डब्ल्यू में फ़र्क नहीं करते, और अक्सर लोग उनका मजाक भी उड़ाते हैं इस बात पे। हम कह देते हैं लाइक व्हाट। हमेशा याद रखें इसे व्हाट पढ़ा जाता है। डब्ल्यू के वर्ड को आप इस्तेमाल करना सीखें। जैसे हम कहते हैं विंडो, अक्सर लोग कहते हैं विंडो, बट दैट्स द रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन। द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन आप उसमें डब्ल्यू के साउंड के प्रोड्यूस करें, लाइक वाइफ नॉट वाइफ, वाइज नॉट वाइज, widow is wrong. The correct pronunciation is widow. V और W की pronunciation को थोड़ा सा पक्का कर लिया करें। So what क्या, what नहीं पढ़ना इसको। So let's look at the examples. अब मिसालों की तरफ देखते हैं। यहाँ इंटरोगेटिव प्रोनाउंस कहाँ पे इस्तेमाल हुए हैं? ऑब्वियसली बिल्कुल सामने आपके ब्लू में आपको नजर आ रहे होंगे। Who are those people? ये कौन लोग हैं या वो कौन लोग हैं? Who, तो who means कौन। Who are those people? Who are those boys? Who are these girls? आप who को इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह whom are you playing with? तुम किसके साथ खेल रहे हो? whom किसका या किसके साथ, तो आप इसके लिए इस्तेमाल करते हैं। थर्ड, which of these bags is yours? इनमें से कौन सा बैग आपका है? तो which means कौन सा। अब जहां भी आपने कौन सा इस्तेमाल करना है आप which को इस्तेमाल कीजिए। नेक्स्ट है आपका whose is this luggage? ये सामान किसका है। नेक्स्ट है आपका what are they talking about? वो किसके बारे में बात कर रहे हैं? what are they talking about? वो किसके बारे में बात कर रहे हैं? what क्या या किसके बारे में। तो ये आपके इंटरोगेटिव प्रोनाउंस थे। यहाँ 2 चीज़ें बहुत अहम हैं, whom and who। इसका रोज़मर्रा ज़िंदगी में आप बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, स्पेशली जब आप नाउन्स और प्रॉपर नाउन्स को आइडेंटिफाई करते हैं या किसी जगह उनको डिस्क्राइब करते हैं। सो लेट्स लुक इन डिटेल, थोड़ा सा डिटेल में इसे देख लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको whom के बारे में बताता हूँ। whom एज अ ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब एंड प्रपोजिशन। आप whom को एज ए ऑब्जेक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, एज ए सब्जेक्ट इस्तेमाल नहीं कर सकते। खाली ऑब्जेक्ट की बात हो रही है, और ऑब्जेक्ट आपको पता है किसे कहते हैं, जिस पे काम किया जाता है। पहले आप इन 2 सेंटेंसेस को देखिए। पहले में कहते हैं whom did he blame? उसने किस पर इल्ज़ाम लगाया। अब आप देखिए यहाँ पे whom एज ए ऑब्जेक्ट इस्तेमाल हुआ है, ही आपका सब्जेक्ट इस्तेमाल हुआ है। जिस पे काम होता है उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। काम किस पे हो रहा है? whom पे हो रहा है, उस पे इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। कौन इल्ज़ाम लगा रहा है? ही इल्ज़ाम लगा रहा है, लड़का। he blame, so whom did he blame? उसने किस पे इल्ज़ाम लगाया। तो इसका जवाब आप क्या देंगे? आप कहेंगे he blamed Jim, उसने जिम पे इल्ज़ाम लगाया। तो ये whom बेसिकली जिम के लिए इस्तेमाल हुआ। सेकेंड सेंटेंस की तरफ देखिए, whom did he criticize? इसने किस पर तनकीद की। whom, अगेन whom एज ए क्या इस्तेमाल हुआ है? एज ए ऑब्जेक्ट प्रोनाउन इस्तेमाल हुआ है, सब्जेक्ट प्रोनाउन इस्तेमाल नहीं हुआ, क्योंकि तनकीद करने वाला कौन है? ही, लड़का है। तो आप इसका आंसर में कह सकते हैं he criticized Bill, उसने बिल को क्रिटिसाइज किया। या आप अगर प्रोनाउन इस्तेमाल करना चाहे आप कह सकते हैं, या अगर आप प्रोनाउन इस्तेमाल करना चाहे आप कह सकते हैं he criticized her, उसने उसे क्रिटिसाइज किया। 2 और एग्जाम्पल देखिए। If you put the preposition before the interrogative pronoun, you must use whom. अगर आप preposition to को इस्तेमाल करते हैं तो आप उसमें फिर whom को इस्तेमाल करेंगे, who को इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो ये 2 सेंटेंसेस आपके सामने कॉमनली इस्तेमाल होते हैं। To whom is the boss referring? बॉस किसका जिक्र कर रहा है। रेफरिंग का मतलब था किसी की तरफ रेफर करना, इशारा करना, कोई एग्जाम्पल देना, डिस्क्राइब करना। फॉर एग्जाम्पल बॉस किसी चीज़ के बारे में कंप्लेन कर रहा है या कुछ बता रहा है, अब ये पता नहीं कि किसकी तरफ इशारा कर रहा है, तो आप पूछ सकते हैं टू whom is the boss referring, या आप कह सकते हैं टू whom is he referring। आप ये नहीं कहेंगे टू who is he referring, who नहीं इस्तेमाल करेंगे, आप whom इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि ये एज ऑब्जेक्ट प्रोनाउन इस्तेमाल हुआ है। ऑब्वियसली रेफर करने वाला कौन है? बॉस है, वो आपका सब्जेक्ट है। सेकेंड सेंटेंस की तरफ देखिए, टू whom is mom talking,
मम्मी या माँ किससे बात कर रही हैं? टू whom, किससे? अब हम बात करते हैं who की। who कैन बी यूज्ड एज अ सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब। who को आप वर्ब के सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। whom को आप करते थे एज अ ऑब्जेक्ट, जबकि who WHO को आप एज अ सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, वर्ब का सब्जेक्ट। तो पहले सेंटेंस की तरफ देखिए, who are you inviting to your birthday party? आप अपने सालगिरह की तकरीब में किन को बुला रहे हैं? आप यहाँ पे whom नहीं कहेंगे, who कहेंगे। who made this mess? ये मैस किसने किया, ये गड़बड़ किसने की? who। अब आप कहेंगे यहाँ एज अ सब्जेक्ट कैसे इस्तेमाल हुआ है? लेट्स रिफ्लेक्ट बैक टू द डेफिनेशन ऑफ सब्जेक्ट। आप सब्जेक्ट की डेफिनेशन की तरफ देखिए। सब्जेक्ट वो होता है जो सेंटेंस के अंदर काम करने वाला होता है। तो अब यहाँ गड़बड़ किसने की है? हु ने की है, जिसको ब्लेम किया जा रहा है, जिसके बारे में कहा जा रहा है। हु ने की होगी, तो कह रहे हैं हु मेड दिस मेस, ये मेस किसने किया? तो हु क्या है? एज अ सब्जेक्ट इस्तेमाल हुआ है, जैसे गड़बड़ की है। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, इसका जिम्मेदार कौन है? अब यहाँ पे हु क्या है? ऑब्वियसली सब्जेक्ट है, क्योंकि वही तो रिस्पॉन्सिबल है जिसके बारे में कहा जा रहा है। तो देखिए हु को आप एज ए सब्जेक्ट प्रोनाउन इस्तेमाल कर सकते, हुम को नहीं कर सकते थे। हु कैन बी यूज्ड एज द ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रपोजिशन। अच्छा, एक बात और भी है कि हु को आप एज ए ऑब्जेक्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सब्जेक्ट तो आप करते थे, एज ए ऑब्जेक्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हु इज ही टॉकिंग टू, वो किससे बात कर रहा है? अब आप देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट प्रोनाउन इस्तेमाल हुआ है, क्योंकि बात करने वाला कौन है? ही, वो आपका सब्जेक्ट हुआ। अब किससे बात कर रहे हैं, जिस पे काम हो रहा है वो कौन है? हु है। तो बहुत ही सिंपल, हु इज ही टॉकिंग टू, वो किससे बात कर रहा है? सेकंड में देखिए, हु इज शी टॉकिंग अबाउट, वो किसके बारे में बात कर रही है? तो यहाँ डायरेक्ट उससे बात तो नहीं कर रहे, लेकिन किसी के बारे में बात की जा रही है, तो वो कौन हो गया? वो हु कौन हुआ? आपका ऑब्जेक्ट प्रोनाउन हुआ। एक चीज याद रखिएगा, whom कैन बी यूज एज द सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब। मैंने आपको पहले बता दिया था, whom को आप एज अ सब्जेक्ट इस्तेमाल नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप गलती से कह देते हैं whom came to the party last night, लास्ट नाइट पार्टी में कौन आया, ये गलत है। whom आप कभी इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि आप क्या कहेंगे? who came to the party last night, लास्ट नाइट पार्टी में कौन आया? who। तो who एज अ सब्जेक्ट भी इस्तेमाल होगा और एज ऑब्जेक्ट भी इस्तेमाल होगा। whom एज ए ऑब्जेक्ट ओनली इस्तेमाल होगा। ये तो हो गया आपके इंटरोगेटिव प्रोनाउन। अब हम पढ़ेंगे लास्ट इंडेफिनिट प्रोनाउंस। इंडेफिनिट प्रोनाउंस एक बहुत ही वसी टॉपिक है। ये बाज बुक्स में तो इसमें शामिल नहीं किया जाता, लेकिन बाज के अंदर ये शामिल किया गया है, एडवांस ग्रामर की बुक्स के अंदर। यहाँ आपको बताना बहुत ज़रूरी है, ये भी आपसे पूछे जा सकते हैं। और ऑब्वियसली अगर आप अपनी इंग्लिश राइटिंग और स्पीकिंग को इम्प्रूव करना चाहते हैं, इनके बारे में जानना भी बहुत ज़रूरी है। ये होते हैं आपके पास इंडेफिनिट प्रोनाउंस। जैसे मैं आपको पढ़ के बताता हूँ, ऑल, जिसके माने होते हैं सब, अनदर, एनी, एनीबडी, एनीवन, बोथ, ईच, ईदर, एवरीबडी, एवरीवन, फ्यू, मैनी, मोस्ट, neither, nobody, none, no one, one, other, several, some, somebody, someone, such। तो ये सारे आपके पास क्या होते हैं? इंडेफिनिट प्रोनाउंस होते हैं। इन्हें आप सेंटेंसेस में इस्तेमाल करते हैं और इनमें से मल्टीपल चीज़ें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये वैरायटी ऑफ सेंटेंसेस में इस्तेमाल होते हैं और इनका इस्तेमाल बहुत से आता है। मैं आपको मल्टीपल तरीके से इनको यूज़ करना सिखाऊंगा। तो indefinite pronouns does not refer directly to any other word. Most indefinite pronouns express the idea of quantity. Indefinite pronouns पिछले pronouns की तरह किसी चीज़ की तरह रेफर तो नहीं करते, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ आपको क्वांटिटी के बारे में बताते हैं कि कितना है, कितना ज़्यादा है, कितना कम है, ये सब आपको बताते हैं, जो कि आपने पीछे देख लिया। अब कैसे बताते हैं, मैं सेंटेंस में आपको बताया। तो इन 5 सेंटेंसेस की तरफ देखिए। अब यहाँ पे इंडेफिनिट प्रोनाउन इस्तेमाल हुए, कहाँ इस्तेमाल हुए? ये इस्तेमाल हुए, सामने आपके नजर आ रहे हैं आपको ब्लू फॉन्ट में। पहले सेंटेंस की तरफ देखते हैं। मैनी प्रेफर टू ईट डिनर लेट, बहुत से लोग देर से रात का खाना खाने को तरजीह देते हैं, रात का खाना देर से खाते हैं। मे बी ये आइडिया गलत भी हो सकता है। आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं, सम प्रेफर टू ईट डिनर अर्ली, कुछ लोग जल्दी खाने को तरजीह देते हैं। सम, मैनी की जगह आपने सम इस्तेमाल के लिए, अगर आप कहेंगे कुछ तो आप उसकी जगह सम इस्तेमाल कीजिए, और अगर आप कहेंगे बहुत से तो आप उसकी जगह मैनी इस्तेमाल कीजिए। इसी तरह आप कह सकते हैं, नो वन वॉन्ट्स टू ईट डिनर अर्ली। नो वन मीन्स कोई नहीं,
जल्दी खाना कोई भी नहीं खाना चाहता है, तो आपने क्या किया, नो वन लगा दिया। ये क्या है, आपका इनडेफिनिट प्रोनाउन है। तो ये 3 एग्जाम्पल्स हैं, इनको आप रिप्लेस कर सकते हैं एक दूसरे से, इनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी स्पीकिंग के दौरान और राइटिंग के दौरान। सेकेंड सेंटेंस है आपका, एवरीबॉडी इज वेलकम एट द पार्टी। पार्टी में सबको खुशामदीद, मीन्स के सबको इजाजत है, आओ और खा के जाओ। लेकिन आप और इंडेफिनिट प्रोनाउंस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप कह सकते हैं नन ऑफ यू इज वेलकम एट द पार्टी। तुम में से किसी को भी पार्टी में आने की इजाजत नहीं है। नन ऑफ यू, कोई नहीं तुम में से। या आप कह सकते हैं फ्यू ऑफ यू आर वेलकम एट द पार्टी। तुम में से कुछ लोग पार्टी पे आ सकते हैं, आपको वेलकम कहते हैं पार्टी पे आने के लिए, बट नॉट ऑल। तो यह तरीका इस्तेमाल करने का। तीसरे सेंटेंस की तरफ देखिए, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर गुड इन मैथ। ज़्यादातर या बेशतर तलबा रियाजी में अच्छे हैं। या आप इसकी जगह कह सकते हैं फ्यू ऑफ द स्टूडेंट्स आर गुड इन मैथ। चंद तलबा रियाजी में अच्छे हैं। या आप कह सकते हैं ऑल स्टूडेंट्स आर गुड इन मैथ। सारे के सारे तलबा मैथ्स में बहुत अच्छे हैं। ये भी आप इंडेफिनिट प्रोनाउन यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। सेंटेंस नंबर 4 में कहते हैं ईच स्टूडेंट शुड विजिट द प्रिंसिपल ऑफिस। हर एक तालिब इल्म को प्रिंसिपल ऑफिस का विजिट करना है, दौरा करना है या वहाँ जाना है। अब आप इसकी जगह दूसरे इंडेफिनिट प्रोनाउंस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप कह सकते हैं नोबडी शुड गो टू द प्रिंसिपल ऑफिस। तुम में से कोई भी प्रिंसिपल ऑफिस नहीं जाएगा। या आप कह सकते हैं वन ऑफ यू शुड गो टू द प्रिंसिपल ऑफिस। तुम में से कोई एक प्रिंसिपल ऑफिस जा सकता है या जाए। तो देखिए ये भी इंडेफिनिट प्रोनाउन, इनका मल्टीपल इस्तेमाल है। आप किसी जगह कहीं भी उठा के पुट कर सकते हैं, लेकिन आपको इनके मीनिंग पता होने चाहिए। लास्ट है हमारे पास नेदर आई वॉज इन्वॉल्व इन दिस मैटर नॉर आई एम इंटरेस्टेड। ना ही मैं इस मामले में शामिल था और ना ही मुझे कोई दिलचस्पी है। अब आप देखिए नेदर और नॉर दोनों इसी तरह हमेशा इस्तेमाल होते हैं, ना तो ना ही। आप ये भी कह सकते हैं आई वॉज नेवर इन्फॉर्म्ड ऑफ दिस मैटर। मुझे कभी भी इस मसले के बारे में बताया ही नहीं गया। आई वॉज नेवर, कभी नहीं। आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। या आप कह सकते हैं आई वॉज नेवर बी द पार्ट ऑफ दिस बिजनेस। मैं तो कभी इस बिजनेस का हिस्सा ही नहीं था। अब यहाँ बिजनेस से मुराद रियली कारोबार नहीं है, बल्कि मुहावरतन इस्तेमाल किया गया, एज अ फ्रेज इस्तेमाल किया गया। इसका मतलब है कि ये जो मामला है इसमें मैं कभी इन्वॉल्व नहीं था या मुझे नहीं बताया गया था। क्योंकि अक्सर हम ये फ्रेज भी कहते हैं माइंड योर ओन बिजनेस। अब माइंड योर ओन बिजनेस से मुराद होता है कि अपने काम पर तवज्जो दो, अपने काम से काम रखो। तो ये हुए आपके इंडेफिनिट प्रोनाउंस, मैंने आपको डिटेल में समझा दिए। एटलीस्ट आज के इस लेक्चर को सुनने के बाद अगर किसी जगह भी आप कोई टेस्ट देते हैं या किसी जगह बात करते हैं या किसी जगह आपको कन्फ्यूजन होती है, तो ऑब्वियसली अगर ये चीज़ें आपको याद हैं, ये टाइप्स आपको याद हैं, काइंड्स आपको याद हैं, सेंटेंसेस का, वर्ड्स का आपको पता है, और ऑब्वियसली आप मिस्टेक नहीं करेंगे। ये ग्रामर के स्ट्रक्चर्स हैं। नाउन्स के बाद ये सेकेंड लेक्चर था प्रोनाउन के बारे में। नेक्स्ट मैं एडजेक्टिव एडवर्ब के बारे में भी लेक्चर एज सुन एज पॉसिबल मैं उसे अपलोड करूंगा। तो मेक श्योर कर लें कि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है। आज के लिए इतना है। वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिए वीडियो के बारे में। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं ट्विटर, फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पे। यूट्यूब पे मजीद वीडियोस के लिंक राइट एंड लेफ्ट कॉर्नर पे मौजूद हैं। आप क्लिक करके डायरेक्ट वीडियो पे जा सकते हैं या मेरे चैनल के आइकन पे क्लिक करके आप मेरे चैनल को विजिट करके इस तरह की मजीद वीडियोस को देख सकते हैं। आप मुझे फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं और आप मेरे फेसबुक पेज का विजिट करके वहाँ इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस को देख के अपने नॉलेज में इजाफा कर सकते हैं। इंग्लिश ग्रामर को सीखना बहुत ज़रूरी है। ये लेक्चर आपके लिए बोरिंग तो होंगे, इट्स क्वाइट बोरिंग, बट दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। इन्हें सीखना बहुत ज़रूरी है। थोड़ा सा अपना टाइम स्पेयर करके जस्ट वीडियो को देखें और अपनी नज़र से गुजारें, ताकि आगे जो लेक्चर्स आपको मिले तो एटलीस्ट पिछली वाली चीज़ें आपको याद दहानी के तौर पर रिफ्लेक्ट होती रहें। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।